हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। प्रायश्चित। सुनंदा का ब्याह बचपन में ही शरद से हो गया था। तब शायद दोनों की उम्र लगभग 10-12 वर्ष रही होगी। दोनों के अभिभावकों में घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करने के लिए ही यह विवाह किया था। समय के साथ दोनों बच्चे बढ़ते रहे। सुनंदा ने 12 पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, पर शरद आगे पढ़ता रहा। वो पढ़ाई में तेज था। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। दोनों युवा हो गए। शरद के रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हो गई। दोनों घरों में खुशियां मनाई गई। जब नौकरी करते 1 वर्ष हो गया तो शरद के पिता महेश उसकी मां राजेश्वरी से बोली कि अब हमें शरद की पत्नी को गौना करके बुला लेना चाहिए। राजेश्वरी बोली, आप सही कह रहे हो। पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लो और समधी राजेश जी को संदेशा भिजवा दो ताकि वो भी तैयारी कर लें। फिर महेश ने पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लिया और अपने समधी राजेश जी को संदेश भी भिजवा दिया। शरद कुछ नहीं बोला। बस अगले दिन वह फिर से ड्यूटी पर चला गया। महेश इसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, पर क्या कर सकते थे। दिमाग से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने सोचा। इस बार साप्ताहिक अवकाश पर शरद नहीं आया। उन्होंने राजेश्वरी से पूछा भी क्या वह कुछ कहकर गया था, पर राजेश्वरी ने मना कर दिया। महेश को डर लगने लगा, कहीं समय पर वह नहीं आया तो बहुत फजीहत होगी। उनके अब इंतजार के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। जिस दिन दुल्हन लेने जाने वाले थे उसी दिन रात को शरद आया। उसने किसी से बात नहीं की, बस अपने कमरे में जाकर सो गया। खाना भी नहीं खाया। राजेश्वरी ने मेहमानों से बहाना बनाया कि वो बहुत थका हुआ था, इसलिए सोने चला गया। सुबह महेश जी ने जाकर उसके कमरे में उससे उसकी नाराजगी का कारण पूछा। कहने लगा कि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी। मुझे यह भी पता नहीं वह कैसी दिखती होगी, कैसा उसका रंग रूप होगा। वह मात्र 12 पास है, वह भी घर बैठकर पढ़ा है। बताओ मैं कैसे उसके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। मेरी जिंदगी का कम से कम एक फैसला तो हक मुझे भी बाबूजी था। शरद ने महेश से कहा, तुम्हारी बात सही है शरद, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। महेश फिर वहाँ से चले गए। शरद कोई बिगड़ा लड़का नहीं था, उसमें कोई भी ऐब नहीं था, पर वह चाहता था कि उससे शादी करे, कम से कम उससे मिल तो ले, एक बार समझ तो ले। यह तो एक अंधे कुएं में झोंकने के सिवा कुछ ना था। क्या करता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का सवाल था। मान गया पिता की बात। पंडित ने अगले महीने की 4 तारीख को शुभ मुहूर्त निकाला था। दोनों ओर तैयारियां पूरे जोर शोर पर थी। अगले हफ्ते जब शरद आया तो महेश ने उसे अवगत कराया। पहले तो वह गुस्सा हुआ कि क्यों उसे बताया नहीं गया। फिर कहने लगा कि कुछ दिन ठहर जाओ, पर अब तो सब तैयारियां शुरू हो गई थी। महेश उस पर बहुत नाराज हुआ। बोला, तुम आजकल के लड़के ना जाने कैसे सोचते हो, अपने बड़ों का आदर तक करना नहीं जानते। तुम्हें पता है कि एक बार अगर हमने मना कर दिया तो बिरादरी वाले कितनी फजीहत करेंगे। लड़की विदा होकर आ गई। घर में बधाइयाँ होने लगी। बहू की मुँह दिखाई हुई। सारे सांसारिक कार्यक्रम संपन्न हुई। अगले दिन सुहाग रात थी। उसका मन नहीं था वह जाए, पर सामाजिक मान मर्यादा की बात थी। क्या करता। वह देर रात भीतर गया। भीतर सुहाग की सेज सजी हुई थी। प्रतीक्षा में सुनंदा बैठी हुई थी। शायद वह भी थकी हुई थी, पर रीतियों की अनुपालना भी आवश्यक थी। जैसे शरद गया उसके पास तो वह उठकर खड़ी हो गई। शरद ने बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। तभी शरद ने सुनंदा से कहा, रात काफ़ी हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। शरद पास पड़े सोफे पर लेट गया। सुनंदा ने कहा कि आप इस बेड पर सो जाओ, मैं उस सोफे पर सो जाती हूँ, पर शरद ने अनसुना कर दिया। वह वहीं सोफे पे सो गया। थोड़ी देर में उसके खराटे बजने लगी। थोड़ी देर वह इंतजार करती रही, फिर वहीं बेड पर सो गई। अगले दिन शरद अपनी ड्यूटी पर चला गया। महेश ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह रुका नहीं। उसने तो सुनंदा को देखा तक नहीं।
अब वह महीने एक आध बार आता, वह भी शाम को, और सुबह को चला जाता। वह सुनंदा से मिलता भी नहीं। महेश और राजेश्वरी को बहुत बुरा लगता, पर क्या करे। इधर सुनंदा ने यह बातें कभी किसी को नहीं बताई। वह दोनों का बहुत ध्यान देती थी। घर का हर कार्य वह संभाल लेती। सुनंदा जैसी बहू पाकर दोनों प्राणी बहुत खुश थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, पर शरद के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान सुनंदा का मन लगा रहे, महेश जी उसका दाखिला कॉलेज में करा दिया। उसने 12वीं में 82% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसका एडमिशन वहाँ के सबसे बढ़िया कॉलेज में हो गया। 3 साल में उसने बेहतरीन अंकों से शतंक कर ली, वो भी 80% अंकों से। महेश बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे और प्रोत्साहित किया और बैंक परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। यह बात महेश और राजेश्वरी ने शरद को भी नहीं बताया। सुनंदा बहुत सुंदर थी। नैन नक्श तो हीरोइनों की तो मात करता था। रंग दूध की तरह सफ़ेद था। स्वभाव ऐसा कोई मीन मेख ना निकाल सके। उसने बैंक की परीक्षा दी। कुछ दिन बाद जब परिणाम निकला तो पता चला कि वह पास हो गई। उसी शहर के स्टेट बैंक में उसकी नियुक्ति हो गई। रोज़ सुबह 5 बजे उठना, घर के सारे काम करके वह ड्यूटी पर चली जाती, फिर शाम को वापस आकर घर के सारे काम निपटाती। इधर शरद चक्कर उसी ऑफिस से काम करने वाली जया से हो गया। अब वह 2-2 महीने ना आता। अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा वह जया पर खर्च करने लगा। शरद को यह मालूम नहीं था कि जया एक दिल फेंक लड़की थी। उसके शरद जैसे ना जाने कितने और पुरुष मित्र थे। यूँ समझ लीजिए जया का यह प्रोफेशन था। एक दिन शाम को शरद को तेज बुखार हो गया। वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोले आपको मलेरिया हो गया है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। आप अपने किसी परिचित को बुला लें, कम से कम 3-4 दिन आपको भर्ती रहना पड़ेगा। शरद ने जया को फ़ोन लगाकर सारी स्थिति बताई। उधर से वह बोली मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी हूँ, देर रात आ सकूँगी। फिर शरद ने अपने बॉस को फ़ोन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वो बोले चिंता नहीं करना, आप एडमिट हो जाए, मैं संभव व्यवस्था करता हूँ। शरद भर्ती हो गया। रात को 8 बजे बॉस अपने परिवार के साथ आ गए। साथ में खाना और फल लेकर आए थे। बोले मैं कल भी आऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को सूचित कर दो। फिर वो अपने घर चले गए। उनके लाए खाने में से कुछ खाया और कुछ वापस टिफिन में बंद करके रख दिया। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था। देर रात को लगभग 11 बजे जया ऑफिस के एक व्यक्ति के साथ आई। कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर चली गई। जाते समय कुछ बोलकर भी नहीं गई। शरद को अच्छा नहीं लगा, पर वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन बॉस सुबह 8 बजे आए। अपने साथ ताज़ा बना हुआ खाना लाए थे। जाते समय बोल के गए कि कोई ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर देना। तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी। बॉस का लाया हुआ खाना शरद ने थोड़ा सा खाया, बाकी वापस टिफिन में बंद कर दिया। वह सोच रहा था कि जया रात को बिजी रही होगी, आज जरूर आएगी। शाम तक उसने इंतजार किया, पर जया नहीं आई। 3 दिन बीत गए। शरद की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर खुद हैरान था कि इतनी बढ़िया दवाइयों देने के बाद भी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा। उसने आकर शरद से कहा आप अपने परिवार को बुला लो, आपकी हालत में सुधार नहीं हो रहा। आखिर हार कर उसने अपने घर फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। उधर से माँ ने हेलो हेलो करके पूछा कौन। शरद ने कांपती आवाज़ में कहा माँ मैं शरद। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर बोली क्या हुआ बेटे। माँ की आवाज़ सुनकर शरद रोने लगा। बोला माँ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जल्दी चली आओ। राजेश्वरी घबरा तो गई, पर खुद को संभालते हुए बोली चिंता मत कर, हम अभी निकलते हैं। राजेश्वरी ने तुरंत महेश को आवाज़ दी। उस समय वो सो रहे थे। बोले क्या हुआ। राजेश्वरी शरद की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। महेश जी चिंतित हो गए। बोले सुनंदा को आने दो, फिर चलेंगे। जैसे सुनंदा आई उसे सारी बात बता दी। वह ज़्यादा घबरा गई, रुआसी हो बोली चलो अभी निकलते हैं, बस मैं कुछ कपड़े रख लेती हूँ। महेश ने समझाते हुए कहा बेटे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
शाम की 7 बजे वाली ट्रेन में बैठ गए। सुबह 7 बजते बजते वो अस्पताल पहुंच गए। देखा शरद की हालत तो काफ़ी नाजुक थी। वो डॉक्टर से मिले तो उन्होंने समझाया कि तबीयत बिल्कुल सही है, बस आप लोगों की ज़रूरत थी। दवा के साथ दुआ और मन की शांति भी ज़रूरी है। सुनंदा ने जल्दी से गर्म पानी मंगवाकर शरद के पूरे शरीर की अच्छी तरह सफाई की। पूरे शरीर पर बाजार से मंगवाकर पाउडर लगाया, साफ धुला कुर्ता पहनाया, बालों में कंघी की। पास ही नाई की दुकान से नाई को बुलाकर शरद की सेव करवाई। थोड़ी देर में शरद का कायाकल्प बदल गया। फिर माँ ने अपने हाथ से बॉस का लाया खाना जबरदस्ती खिलाया। दोपहर को जब डॉक्टर ने शरद की टेस्टिंग की तो पाया उसकी रिकवरी 60% हो गई। उसने महेश को बताया कि इनकी रिकवरी बहुत तेज हुई है, इनका कारण आप लोग हैं। दोपहर को बॉस ने अपनी गाड़ी से शरद की माँ और पत्नी को उसके सरकारी आवास पर भिजवा दिया। दोनों ने जब घर की हालत देखी तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। हर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दोनों ने मिलकर हर एक चीज को सही जगह पर रखा, घर की सफाई की और फिर दोनों ने नहाकर आराम किया। 1 घंटे आराम करके उन्होंने खाना बनाया और फिर खाया। अब घर घर दिखने लगा। शाम को दोनों ने खाना बनाया और हॉस्पिटल पहुंच गई। महेश और शरद दोनों ने खाना खाया। फिर रात को महेश जी ही अस्पताल में रुके। अगले दिन तो चमत्कार सा हो गया। शरद उठकर इधर उधर घूमने लगा। शाम को सुनंदा ने डॉक्टर से शरद की डिस्चार्ज की बात की तो वह खुश होते हुए बोले, कल आप उनको घर ले जा सकती हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यदि आए तो मेरे पास ले आना। अगले दिन शरद अपने कमरे पर आ गया। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, बस अब भूख भी लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत है कौन जो उसकी और उसके परिवार की सहायता कर रही है। उसका दिल हुआ कि एक बार पूछ लें, पर हिम्मत नहीं हुई। 3-4 दिन में तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर महेश जी शरद को लेकर अपने घर आ गए। शरद की जब ढंग से देखभाल हुई तो वह तंदुरुस्त हो गया। आज उसने मन में सोच रखा था कि वह माँ से उस औरत के बारे में जानकर ही रहेगा। हमेशा घूंघट निकाले रहती है। उसने शरद की बहुत सेवा की थी, वह उसको भुला नहीं सकता था। उसकी पत्नी भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, शायद मायके गई होगी। माँ जब उसके पास आई तो उसने संकोच करते करते पूछ ही लिया, माँ वह औरत कौन है जो हमारी सहायता करती है? मुझे नहीं मालूम बेटे, वह शायद तुम्हारे पिता के दोस्त की लड़की है। माँ वह तो बहुत ही अच्छी लड़की लगती है, हमारी कितनी देखभाल की उसने, मैं भुला नहीं सकता। उसकी इस सेवा के लिए तो शुक्रिया बनता है। ठीक है, बोल देना, अब चलकर नहा ले, माँ ने कहा। फिर वह नहाने चला गया। शाम को जब वह आई तो शरद ने कहा, सुनो। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वो घूंघट निकाले रखा। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? शरद ने सकपकाते हुए कहा, हाँ, आपको धन्यवाद देना चाहता था जो आपने हमारी सहायता की। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। वैसे भी महेश अंकल मेरे धर्म पिता हैं, उसने अपनी सुरीली आवाज़ से कहा। शरद को वह औरत अच्छी लगने लगी थी। वह कोशिश करता कि कैसे भी उसकी नज़दीकी मिल जाए। एक दिन हिम्मत करके उसके कमरे में चला गया। उस वक्त सुनंदा घूंघट में नहीं थी। उसका चेहरा देखते ही स्तंभ रह गया। इतनी खूबसूरत थी वह कि आंखें जैसे चेहरे पर गड़ गई थी। सुनंदा जल्दी से घूंघट निकाल लिया, बोली, कैसे आए आप? कोई काम था? शरद की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, उसे देखकर बोल ही नहीं फूट रहे थे। इतना खूबसूरत चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी सुनंदा बोली, कहाँ खो गए श्रीमान? कहीं नहीं, बस गलती से इधर आ गया। अगर कोई असावधानी हो गई हो तो क्षमा करना, शरद ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे शरद। सुनंदा ने शरद को वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, शरद ने कहा। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है इस समय? सुनंदा ने पूछा। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसे पता नहीं था वह कहाँ है इस समय। वह उससे पहचानता तक नहीं था। सुहाग रात को वह इंतजार में बैठी रही और वह खुद सो गया। आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या उसने कहा
कि आकर मुझे विदा कर ले जाओ? नहीं ना, फिर उसकी गलती क्या थी? इतने सारे तिरस्कार को भी बर्दाश्त कर गई, किसी को बताया तक नहीं कि मैंने शरद ने उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। उफ, यह मैंने क्या किया? क्या इसकी कोई माफ़ी होगी? तभी सुनंदा की आवाज़ ने उसकी तंत्रा भंग कर दी। वो पूछ रही थी, क्या हुआ शरद, आपने बताया नहीं? शरद के होठ काँप रहे थे पर वह बोल नहीं पा रहा था। क्या हुआ? आप इस तरह काँप क्यों रहे हैं? मैंने इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है मोहतरमा। आपका जो भी नाम है। शरद के होठों थोड़ी ज़्यादा अस्पष्ट आवाज़ आई। आप जानती नहीं मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने अपनी उस मासूम पत्नी का शोषण किया। आज 4 साल हो गए, मैंने उससे बात तक नहीं की। मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं पहचान सकता। अब तुम ही बताओ, मेरा अपराध कितना भीषण है? क्या कभी मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित होगा? फिर वह रोने लगा फूट फूट कर। सुनंदा की भी आंख भर आई थी। वह शरद मान लेना चाहती थी। देखो शरद जी, आप इतना दुखी मत हो, हर चीज़ का प्रायश्चित होता है, बस थोड़ी हिम्मत करो। तब अच्छा, क्या मेरे पाप का कोई प्रायश्चित हो सकता है? बताओ मुझे। आपके पाप का भी प्रायश्चित है, अगर आप अपनी तमाम गलतियों की क्षमा सुनंदा से मांग ले तो। शरद एकदम भावुक होकर बोला, क्या वह मुझे सचमुच माफ़ कर देगी? हाँ, बिल्कुल माफ़ कर देगी, सुनंदा ने कहा। ठीक है, कल मैं सुबह उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। फिर वह वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आज शरद ने सोच लिया कि वह कल सुबह ही अपनी ससुराल जाएगा सुनंदा को लेने। फिर वह सो गया। शरद सही फैसले ने मन को शांत कर दिया था। उधर सुनंदा ने महेश से बात कर रात की गाड़ी से अपने मायके निकल गई। उसे विश्वास था कि कल शरद निश्चित ही उसके मायके जाएगा। अगर वह ना मिली तो वह पता नहीं क्या कर बैठे। फिर अगले दिन शरद अपने ससुराल को रवाना हो गया। माँ ने पूछा, भी कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? जबकि वह जानती थी। शरद ने कहा, माँ, मेरा एक प्रायश्चित अभी बाकी है। मैं आज उसी प्रायश्चित को पूरा करने जा रहा हूँ। यदि मैंने यह प्रायश्चित पूरा नहीं किया तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर वह रुका नहीं। दोपहर 12 बजते अपने ससुराल पहुँच गया। जैसे अपना ससुराल पहुँचा, घर में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। शरद का आदर सत्कार होने लगा, पर उसकी आंखें किसी और की तलाश में थी। कुंवर साहब, आज आप पूरे 5 साल बाद आए, ऐसी हमसे क्या नाराज़गी हो गई थी? मैंने सुनंदा से बहुत बार पूछा। वह कहती थी कि आप नौकरी में व्यस्त हो, इसलिए आना नहीं हो पाया। राजेश जी ने शिकायत की। नहीं पिताजी, उसने आपसे झूठ बोला था, वास्तविकता कुछ और थी, शरद ने धीरे से कहा। लेकिन सुनंदा ने आखिर झूठ क्यों बोला? राजेश जी ने अचरज भरे स्वर में कहा। इसलिए कहा कि वह मेरे परिवार की मान प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी। फिर शरद ने हर वह बात बता दी जो पिछले 5 सालों में उसने की थी और सुनंदा ने झेली थी। शरद की आंखों में आंसू भर आए थे और गला रूंधने लगा था। आज आपके दरवाजे पर मैं प्रायश्चित करने आया और अपने उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ जिसकी क्षमा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार मुझे उससे मिलवा दो। बस मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा, ज़बरदस्ती नहीं। यदि वो मुझे माफ़ करके मेरे साथ चलना चाहेगी तो मैं समझूंगा मेरे जीवन को जीने का मुझे अधिकार मिल गया, शरद ने कहा। राजेश ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि शरद को सुनंदा से मिला दे। जब शरद सुनंदा के पास पहुंचा तो उसने अपनी निगाहें नीचे कर रखी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे निगाहें मिला पाए। तभी सुनंदा की आवाज़ आई, निगाहें ऊपर कर लें आप। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आवाज़ जानी पहचानी लगी शरद को। यह आवाज़ तो उसने कहीं सुनी है पर कहाँ याद नहीं आ रहा था। उसने आवाज़ की ओर निगाह उठाकर देखा तो वह सन्न रह गया। अरे, यह तो वही सुंदरी है जिसे मैंने अपने घर देखा था। आपकी आवाज़ अड़बड़ा उठी थी। हाँ, मैं ही सुनंदा हूँ, तुम्हारी पत्नी, सुनंदा ने कहा। अब शरद को लगा कि
यह उससे कैसे हो गया? यह इतनी सुंदर थी और मैं जाने क्या सोच रहा था। उफ, यह मैंने क्या कर डाला था। फिर शरद ने दौड़कर सुनंदा के पांव पकड़ने चाहे, पर सुनंदा ने उसे बीच में थाम लिया। बोली, यह आप क्या करने जा रहे थे? मेरा पांव छूकर मुझे पाप का भागी बना रहे थे। फिर उसने शरद को अपनी बाहों में भर लिया। शरद को लगा कि वह जैसे पिघलता जा रहा है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शरद आंसू बहाकर प्रायश्चित कर रहे थे और सुनंदा के आंसू उसके खोए पति को पा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अगर अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।